Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Very good evening, everyone. Good evening again from myself, Harshali Kharche. I'm the founder and the managing director of SNCC Rehab Foundation based in Nagpur. And I welcome Dr. Azra Rafiq and Nadia Riaz here. I will just... Yes, so we are now starting our subject, and this session is with SNCC in collaboration with Autism Without Borders and a Special Needs Integration Center with AWB Autism Without Border. और इस वक्त हमारे पास 5:30 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और आपके पास 6 बजे हैं। तो इंडिया के साथ ये हमारा बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि नॉट ओनली वी आर नेबर्स बट आवर कल्चर आर ऑलमोस्ट सेम। हम लोग की थिंकिंग और हम लोग का जो वे ऑफ जो भी गुड एंड बैड चीजें दोनों थोड़ी सी हम लोग जो है वो सिमिलर हैं, तो इसलिए बात करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है और टाइम का भी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटिज्म अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग टूल्स बिफोर डायग्नोसिस, है ना। हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे बिल्कुल, और आई विल ट्राई टू बी वेरी सिंपल वर्ड्स में। Actually, this is a part of a autism surveillance and management project, and autism surveillance and management project is preventive pediatric program के अंडर ही आता है। और मेरा इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया है। आई एम डॉक्टर अजरा रफी। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोजेक्ट में जो है एक्चुअली हम सब इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, सेहतमंद बच्चे होंगे तो सेहतमंद कौम होगी हमारी। और जब हम सेहतमंद बच्चों की बात करते हैं तो व्हाट इज प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम, सिर्फ अब ये एक डेफिनेशन सिर्फ देख लेना तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज and promotion of physical, mental and social well-being of children with aim of attaining good health, excellent health। क्योंकि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो मोस्टली वी थिंक अबाउट जिस्मानी सेहत, है ना, फिजिकल हेल्थ की, और प्रिवेंशन के साइड पे हम कभी नहीं जाते। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन अगर जो है जब भी मैं ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम करती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ कि जब आप बीमार नहीं होते तो क्या आप जाते हैं डॉक्टर के पास? मेरा ख्याल है कोई नहीं जाता। तो इसलिए जब हम प्रिवेंशन पे प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमें बहुत लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, इंसेंटिव देना पड़ता है कई दफा। अर्न टू लर्न, यानी कि इवन हम बात पे उनको करते हैं। अगर मैं प्रिवेंशन ऑफ एस्थमा पे करूं और कोई नहीं आया, अभी उस बच्चे को एस्थमा होगा तो लोग भागे भागे आएंगे। तो इवन हम लोग जो एजुकेटेड लोग भी प्रिवेंशन के लिए कभी नहीं जाते हैं ना। तो बच्चों के लिए ये तीनों चीजें कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ऑल थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, है ना, फॉर गुड हेल्थ। तो इसीलिए जब मेंटल और सोशल वेलबींग की बात की तो ऑटिज्म जो है वो इसमें फिर ऑटोमेटिक आ गया और फिर हमने इस पे काम शुरू किया। अब एज अ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर, वैसे तो मैं मोस्टली इट इज इंटरेक्टिव है, मैं लोगों से पूछती हूँ कि हु कैन हेल्प विद प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, कौन हमारी हेल्प कर सकता है ना। अब इस वक्त हमारे पास आई डोंट नो कि ज्यादातर मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स हैं, मे बी डॉक्टर्स भी हों, मे बी नर्सेस भी हों। तो इसमें आप देखें कि हमने पूरी कम्युनिटी को, बिकॉज आई एम ए कम्युनिटी हेल्थ एजुकेटर और मैं मदर्स के साथ भी प्रोग्राम करती हूँ और डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग करती हूँ, तो इसमें हमने पूरी कम्युनिटी को दो में डिवाइड कर दिया है ना। एक तो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, दूसरे चिल्ड्रन केयर गिवर। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी भी तरह से जिनका ताल्लुक जो है वो हेल्थ से है ना, उसमें डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन है, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं और हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो डिफरेंट कैपेसिटी में काम करते हैं। पोलियो की वो चल रही होती है तो पोलियो के वर्कर्स के थ्रू हम डोर टू डोर बहुत सारी चीजें पहुंचा देते हैं।
फिर लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। अब ये तो एक साइड हो गया। दूसरी तरफ चिल्ड्रन केयर गिवर, देखिए इसमें सबसे ऊपर हमने मदर्स लिखा हुआ है ना, मदर्स तो है ही, लेकिन फादर्स कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते। अभी भी हम देखेंगे तो ज्यादातर फीमेल्स ने ज्वाइन किया हुआ होगा और मेल्स ने नहीं किया होगा। ऑटिज्म पे हम जब भी बात करते हैं ज्यादातर मदर्स ही ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। फिर कई दफा हमारे जो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि हमारी अगर ज्वाइंट फैमिली है या नहीं भी है, तो भी ग्रैंड पेरेंट्स हमारे दादा दादी नाना नानी, कोई भी फुप्पी चचा खाला, ये सारे एल्डर सिस्टर्स बाज दफा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी फैमिलीज में जो है वो एज डिफरेंस इतना होता है कि मे भी जो है बड़ी सिस्टर जो है 10-12 ईयर्स की और अभी न्यू बॉर्न हुआ हो। फिर टीचर्स बहुत अहम है, क्योंकि डे केयर सेंटर, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हर्षली के साथ हुई थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में तो हर गली में डे केयर सेंटर खुले हुए हैं, ना उनको कुछ मालूम नहीं है बच्चों की हेल्थ के बारे में, तो उनको भी ट्रेन करना जरूरी है ना। तो ये हमारा शॉर्ट सा मैंने बताया। अब मैं जो हूँ, क्योंकि नादिया इज हम कोऑर्डिनेटर हैं एंड शी इज अ जेम फॉर मी, आई कैन से हैं। और हम एक टीम वर्क होता है, कोई एक शख्स नहीं कर सकता, हम लोग मिलजुल के करते हैं। तो अब मैं नादिया से जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। जी नादिया। Thank you so much, Dr. Azra, and I'm really grateful to Harshali and SNIC team कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी नॉलेज और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हमारी ख्वाहिश थी कि इंडिया की पॉपुलेशन के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें, एंड दैट जस्ट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू यू पीपल। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया, इसी एम के साथ था कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि जिस तेजी से साथ ये ऑटिज्म इंक्रीज हो रहा है, और इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को कि इसके क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके कॉजेस हैं, क्या, तो इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत थी। और हमारा यही पर्पस था। 1 साल हुआ हमें इसको स्टार्ट किए हुए, इस प्रोजेक्ट को, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत है बीइंग मुस्लिम, तो हम लोग इस पे हमने काफ़ी अवेयरनेस सेशंस की हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, स्क्रीनिंग के ऊपर ट्रेनिंग की है। डॉक्टर साहब, यू कैन प्लीज जस्ट मूव द स्लाइड ताकि मैं जल्दी इसको थोड़ा सा बता दूं। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ASD एंड इंटरवेंशन टू अचीव बेस्ट पोटेंशियल। और यही आज का हमारा टॉपिक भी है कि हम आपको स्क्रीनिंग टूल्स बताएंगे कि जो कि डायग्नोसिस से पहले जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं उनको ये होता है कि हमारे बच्चे की ये रेड फ्लैग्स हैं, तो इसमें कहीं ऑटिज्म का खदशा तो नहीं है। तो इस वजह से वो कुछ स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो डॉक्टर अज़रा आपको डिटेल में बताएंगी कि क्या हम उससे पता चल सकता है कि भाई इसमें डायग्नोसिस की जरूरत है। आगे फर्दर साइकोलॉजिस्ट के पास और पीडियाट्रिशियन के पास, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास, उस तरह वो फिर हम जाते हैं। इसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन में इसके लिए ऑटिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और चिल्ड्रन केयर गिवर्स, एज डॉक्टर अज़रा ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। फिर ट्रेनिंग फॉर ASD स्क्रीनिंग, जैसे कि हम इस स्क्रीनिंग में लोगों को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी और चिल्ड्रन केयर गिवर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, मास्टर ट्रेनर्स बना रहे हैं कि वो ईच वन टीच वन के साथ, के एक को हम सिखाएंगे, आगे वो औरों को सिखाएं, ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सके। और यही हम आपकी पॉपुलेशन से, इंडिया से और बाकी जिन ममालिक से भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे दरखास्त करेंगे कि वो भी इसी तरह जो भी इधर से सीख के जाए आगे पास ऑन करें, क्योंकि इस चीज की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। उसके बाद फिर रेफरेंस के लिए हम लोगों ने एक ऑटिज्म रिसोर्स डायरेक्टरी पाकिस्तान की डिजाइन की है कि जिसमें सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स या थेरेपिस्ट वगैरह की डिटेल है जो लोगों को इसमें हेल्प आउट करते हैं। इसका चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, या ऐसे रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स जिधर एजुकेशन प्लस रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उन सब की डिटेल्स इधर मौजूद है।
रेफरेंस में, और बाकी इंटरवेंशन के लोग उसमें इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं उसकी भी हम रेफरेंस देते हैं। और बाकी और फॉलो अप भी रखा जाता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और लोग हमसे, मुझसे, डॉक्टर अज़रा से टेली क्लिनिक्स के थ्रू भी हमारी हेल्प ले रहे होते हैं, और हम we are always there to help them out to solve their confusions. So same goes for the population in India. They can also contact with us anytime when they need. And I am now handed over to Dr. Azra for presentation. Thank you so much. थैंक यू नादिया, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे एसएम प्रोजेक्ट बता दिया है। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं ताकि हम इसको आई विल ट्राई टू मैनेज इन हाफ एन आवर, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें। और हमारा आज का टॉपिक जैसे हमने बात की कि इट इज़ ऑटिज्म अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, ना। तो हम पहले अवेयरनेस पे बात करेंगे, देन मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग टूल्स पे, ना। व्हाट इज ऑटिज्म, है ना, ये अक्सर हमारे जहन में ख्याल आता है बहुत से लोगों के। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं एक पिक्चर के, एक बच्चा थोड़ा सा अलग थलग है, बाकी एक तरफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन है। इसलिए बहुत से लोगों ने इसका ऑटिज्म का जो ट्रांसलेशन किया है वो कि खुद महवियत, यानी कि अपने अंदर गुम होना, है ना। लेकिन सिर्फ इसी बेसिस पे हम डायग्नोसिस नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ना। So autism is a complex neurodevelopmental disorder that limits a person's ability to communicate and relate to other people. न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एक वर्ड जो है ना बहुत अहम होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत ही पेचीदा किस्म का है, जिसमें आसाबी निजाम भी और बच्चे की जो बढ़ने की नशोनुमा है वो भी मुतासिर होती है, ना। और इसमें बच्चे को ये मसला होता है कि दूसरों से कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम होता है। और इसमें देखिए एक वर्ड यूज हुआ है, डिसऑर्डर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज का मतलब होता है कि आपको कॉज मालूम है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का वजह हमको पता है, उसका ट्रीटमेंट हमको पता है, ना। तो हम उसका ट्रीटमेंट वर्ड यूज करते हैं। जबकि डिसऑर्डर में जो है हमें रीजन पता नहीं होता, उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, तो उसको हमें मैनेज करना होता है, इसलिए इसका मैनेजमेंट देखेंगे, ना। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिला, कुछ मैं बिजी थी पिछले दिनों के, मैं इंडिया के स्टेट्स कुछ आपके सामने रखती। मेरे पास पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही हाई हैं, इट इज नाउ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स लाइक एन एपिडेमिक। और इसको ASD कहते हैं। तो ASD पे आप थोड़ा फोकस करें कि और ASD क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जब भी हम ASD का वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स के स्पेक्ट्रम में जो है माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। यानी किसी बच्चे को अगर हमने ऑटिज्म लेबल किया तो एकदम से जैसे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो शॉक्ड नहीं होना है, उसमें हमको देखना है, उसका असेसमेंट करवाना है कि कहाँ पे है। माइल्ड जो ऑटिज्म है वो इजीली मैनेजेबल होते हैं, मॉडरेट में थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें भी इंटरवेंशन चाहिए होता है। और पाकिस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि 1 चाइल्ड इन 59, यानी इतना ज्यादा कॉमन है, इसमें बॉयज में ज्यादा है। इसमें बहुत रिसर्च अभी चल रही है कि क्या वजह है, इसकी लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज भी हमारे पास है, उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बात की है। वो इंशाल्लाह ताला जब भी हमारे पास टाइम होगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, ना। तो हमें इसको मैनेज करना, जितने जल्दी हम इसको मैनेज करेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोसिस करेंगे, उतने जल्दी इंटरवेंशन होगी, है ना, उतने जल्दी मैनेजमेंट होगी। और मैनेजमेंट खुद पेरेंट्स भी करते हैं और फिर थेरेपिस्ट भी करते हैं। अब कुछ मिसकॉन्सेप्ट हैं वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कि ऑटिज्म जो है ये तो बस बैड पेरेंटिंग है, यानी माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की इसलिए ऐसा बच्चा हो गया है, या ये कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर नॉट किड्स हु मिसबिहेव। बहुत से कहते हैं इतना बिगड़ा हुआ बच्चा है ये। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। हर शख्स की कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसके साथ हमें लेके चलना पड़ता है, ना। जो वीकनेसेस हैं उनको हमें कवर करना होता है और स्ट्रेंथ्स को और हमें आगे लाना होता है, ताकि उसके बेसिस पे जो उसकी लाइफ को हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ये हमको याद रखना है।
अब ये कि व्हाट कॉजेज ऑटिज्म, जैसे कि आपको बताया कि इसका कोई रीजन हमें अभी तक पता नहीं है, इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। लेकिन जब हम पूरा, जैसे आगे आप देखेंगे कि बच्चा जब यूट्रस में होता है, माँ के पेट में होता है, फिर उसकी डिलीवरी होती है, फिर उसका एक्सपोजर होता है, तो माँ का किस किस चीज से एक्सपोजर हुआ है, माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन इस तरह की केमिकल्स तो नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजंस जो है ना डिस्कस किए जाते हैं। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से भी इनका कोरिलेशन है कि अगर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके साथ दूसरा भी, और अगर एक बच्चे को है फैमिली में तो दूसरे बच्चे की भी कुछ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। अच्छा, ये जो एक मिसकॉन्सेप्ट है, ये हम सबको, जितने भी लोग इस वक्त हैं, जैसे कि नादिया ने कहा कि ईच वन टीच वन, कुछ चीजें जो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो वैक्सीन के अगेंस्ट है, ये पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी यकीनन होगी है, जो वैक्सीन लगाने ही नहीं देते। हालांकि ये चीज इतनी क्लियर हो गई है कि वैक्सीन डोंट कॉज ऑटिज्म, उससे ऑटिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हर वैक्सीन से लोग कुछ ना कुछ, जैसे आजकल इसकी कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उसे पता नहीं क्या क्या चीज रिलेट कर रहे हैं ना, कि चिप लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमको जो साइंटिफिक वे में बात करनी चाहिए ना। फिर ऑटिज्म अमंग सिबलिंग्स, जैसे आपको बताया कि अगर एक बच्चे को होता है तो दूसरे की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी 77% जो है वो बढ़ जाती है ना। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ डज ऑटिज्म इफेक्ट द ब्रेन, हमारे ब्रेन पे, हमारे दिमाग पे इसके किस तरह से, क्योंकि हमारा दिमाग तो बहुत सारे काम करता है ना, सोचने का भी, और सारी, अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा कभी बाजा फालिज होती है तो हम कहते हैं कि दिमाग के फला हिस्से पे असर हुआ था, इस वजह से फालिज हुआ है। तो इसमें ऑटिज्म में जो है वो एक तो इमोशंस यानी कि जज्बात, दूसरे कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जो है बातचीत करना जो है वो, और फिर बॉडी मूवमेंट्स है ना, उसके ऊपर खास तौर पे असर होता है ना। बाय द टॉडलर्स ईयर सम चिल्ड्रन विद ASD हैव अनयूजुअली लार्ज हेड्स एंड ब्रेन्स, है ना, यानी थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, लेकिन वो हाइड्रोकेफलस नहीं होता। जैसे बाद लोग व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ चीजें इधर उधर शेयर करते हैं, वो गलत करते हैं। हाइड्रोकेफलस एक बिल्कुल अलग चीज है जिसमें जो अंदर पानी भर जाता है ना, उसको कभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ना। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम कैसे करेंगे। इसकी जाहिर है कि बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसको समरी ही आज हम कर सकेंगे। तो डायग्नोसिंग इसकी जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका इस तरह से नहीं है कि एक कोई मेडिकल टेस्ट कर लिया और पता चल गया कि टीबी के लिए हम एक टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा मलेरिया का टेस्ट कर लिया, मलेरिया पता चल गया, टाइफाइड का टेस्ट कर लिया तो वही पता चल गया कि ये बीमारी है। नो मेडिकल टेस्ट, है ना। लेकिन बाय एक्सक्लूजन बहुत सारी चीजें क्योंकि मिमिक करती हैं, रिजेंबल करती हैं, तो कुछ चीजें एक्सक्लूड करने के लिए हमें बाज़ दफा टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसका भी आगे जिक्र आएगा, है ना। तो मेन हमारा क्या पर्पज है, डॉक्टर्स का भी और जितने भी हमारे इस वक्त हेल्थ वर्कर्स बैठे हुए हैं या चिल्ड्रन केयर गिवर, हमें किस चीज पे जो फोकस करना है, चाइल्ड्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, मेरे रूम में, मेरे क्लिनिक में जो बच्चा जिस तरह जैसे ही एंटर होता है उसके स्टाइल से ही, है ना, काफी चीजें जो है हम पिक करते चले जाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना। तो हमें जो है ना फोकस होके चाइल्ड्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट को देखना है, दैट विल हेल्प इन द डायग्नोसिस, है ना। हम डायग्नोसिस अभी नहीं कर रहे, हम तो स्क्रीनिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको कहते हैं ना कि आंखें खुली रखनी है, देखना है हमको कि क्या है। तो अगर हमने आंखें खुली रखी तो ज्यादातर क्या है कि 1.5 ईयर 18 मंथ्स पे जो है हमको काफी रेड फ्लैग्स पता चलने लगते हैं, और फिर हम कहीं भी लेके जा सकते हैं उनको ना मजीद कंफर्म करने के लिए। अच्छा, डायग्नोसिंग इन ASD जो है, ASD जहाँ पे भी आएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर सब आएंगे ना। इसमें एक तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है जो कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, और फिर है कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, है ना, यानी कि जो बाकायदा जो है डायग्नोसिस होती है वो किस तरह से होती है और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है इस वक्त वो ASD स्क्रीनिंग, और उससे पहले डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग से हमें बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं ना। तो ये 2 स्टेप यहाँ पे आगे जैसे आप देखेंगे कि फिर 3 स्टेप बन जाएंगे वो।
तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए? देखिए हम सबको जो है इस चीज के लिए बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत हैं कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके बाद से हमको रेगुलर उसके वेल बेबी क्लिनिक्स जो होते हैं वहां जरूर ले जाना है। चाहे बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कई दफा मैं मदद से कहती हूँ आप बहुत दिन के बाद क्यों आई, कि नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक था। नहीं, बच्चा ठीक था तो भी आपको जाना है ना। और जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 9 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 और 30 मंथ्स में तो ये मस्ट है। और अगर रेड फ्लैग्स हैं तो एडिशनल स्क्रीनिंग भी करनी है। तो हमने अब जैसे कि हार्शली ने बताया कि आई एम ए पीडियाट्रिशियन एट द ZMT क्लिनिक्स नेटवर्क, और उसमें जो है तकरीबन 45 क्लिनिक्स हैं और तकरीबन इससे भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। तो उनको हमने अब ये स्क्रीनिंग जो है वो सिखा दी है, और हमने जो है वेल बेबी क्लिनिक्स तकरीबन 5 क्लिनिक्स पे स्टार्ट कर दिया है ना। अच्छा, अब डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 मंथ्स 24 मंथ्स पे तो करनी है। फिर एडिशनल स्क्रीनिंग कब करनी है? कि एडिशनल स्क्रीनिंग अगर जो है बच्चा जो है प्री टर्म पैदा हो गया, जल्दी वक्त से पहले पैदा हो गया, या उसने क्राई सही नहीं किया, या उसको जो है वो नीला पड़ गया था, या उसको बहुत दिन तक जॉन्डिस रहा, या कुछ और ऐसी हमको रेड फ्लैग्स उसमें मिल रहे हैं जो हमने डेवलपमेंटल सर्विलेंस किया, जो हिस्ट्री ली है, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मैं असेसमेंट अपनी टेली क्लिनिक पे करती हूँ उसमें पहले तो मैं हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है इन पर्सन देखने की बारी आती है ना। तो अगर जो है आप जहाँ किसी भी डॉक्टर के पास जाती हैं और आपका डॉक्टर जो है रेगुलर चेकअप के लिए बच्चे को नहीं बुलाता, यू मस्ट आस्क, है ना। आपको डॉक्टर से कहना है कि आप मेरे बच्चे का चेकअप करके बताएं कि ये हर चीज में सही है अपनी एज के हिसाब से कि नहीं। फिर उसके बाद जो है ना बाकायदा एक डायग्नोसिस, है ना। जैसे कि टाइफाइड की हम एक दफा जो है मैं बैठी हुई थी और कोई यूके का एक डॉक्टर मेरे पास आया था, उस वक्त मैं वलीका हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और मैंने जो है ना कुछ साइन सिम्टम देखे। मैंने कहा कि ये तो मुझे एंटेरिक फीवर लग रहा है, ये नहीं कि टाइफाइड लग रहा है। तो वो तो शॉक्ड हो गया। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि टाइफाइड है? क्योंकि वो लोग क्लिनिकली इतना चीजें नहीं देखते जितना हम लोग को अवेयरनेस है उसकी। क्योंकि मैंने उसकी टॉक्सिसिटी और बहुत सारी चीजें हिस्ट्री लेके, और मैंने कहा कि ये तो जो है टाइफाइड लग रहा है। उसके बाद जब हमने कंफर्म करना है तो फिर हम कंफर्म करेंगे। तो ऑटिज्म के लिए भी फिर क्या है, कंफर्म करने का जो तरीका है वो है असेसमेंट, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है। उसके लिए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, है ना। फिर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो खास आसाबी निज़ाम के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। अब देखिए हम अगर पूरे पाकिस्तान में अपना देखें तो बहुत कम टोटल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो 4 या 5 है। इंडिया में मुझे नहीं पता, और इंडिया तो खुद इतने सारे, यानी इतना बड़ा है इंडिया कि हर प्रोविंस और हर वो जो है वो पूरे का पूरा कंट्री है। तो वहां पे क्या सूरत हाल है, और हर यानी कि कितने पेशेंट पे एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है इस तरह का। तो हमें जो है ना खुद अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कि जब हमें अवेयरनेस होगी, हमें आगाही होगी, है ना, तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि इसकी आप डायग्नोसिस करवाएं ना। तो ये सब हमको जो है ना अपने यू ऑल मस्ट कीप इन योर माइंड, है ना। अब हम थोड़ा सा जो है ना साइंस ऑफ ऑटिज्म देखते हैं। सिम्टम और साइन में क्या फर्क होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कि सिम्टम क्या होती है कि जो पेशेंट बताता है, अगर पेशेंट ने कहा कि उसको हेडेक है, दैट इज सिम्टम। और साइन क्या है, जो डॉक्टर ने देखा या हेल्थ वर्कर ने देखा, है ना। तो अब उसमें अगर मदर ने कुछ बताया तो वो तो उसने सिम्टम बताए हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या है बच्चे में। तो इसमें जो है देखिए, बिफोर अ चाइल्ड टर्न्स 3 केयरफुल ऑब्जर्वर कैन सी द साइंस ऑफ ऑटिज्म, है ना। जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है, जिसने आंखें खुली रखी हुई हैं, तो वो देखेगा। तो सम चिल्ड्रन डेवलप नॉर्मली अंटिल 18 to 24 मंथ, पता ही नहीं चलता है, लगता है कुछ है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हम नोट करते हैं, जैसे रिपीटेड मोशंस, रॉकिंग और स्पिनिंग, जैसे कि लट्टू का घुमाए थे, उनकी उनकी कुछ मूवमेंट जो है ना रिपीटेड होती हैं। फिर वो आई कांटेक्ट नहीं होता। अच्छा, आई कांटेक्ट में भी हमें ये देखना है कि हमारा क्या कल्चर है। अगर हमारे कल्चर में बाज दफा जो है वो सिखाया ही नहीं जाता कि आई कांटेक्ट करना है, तो बाज बच्चों की हैबिट नहीं होती। तो हमको अपने कल्चर के हिसाब से भी देखना है ना।
फिर डिलेज इन लर्निंग टू टॉक है ना, स्पीच जो है उसकी डिले है, या एक दफा शुरू हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद अचानक बंद हो गई। फिर रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस जिसको इक्वलेलिया कहते हैं ना, फिर कोई माइनर चेंजेस हो तो वो एकदम अपसेट हो जाते हैं, कोई जरा सा शोर हो, कोई घर बदल रहे हैं, कोई और अगर गेस्ट घर में आ गए तो फौरन जो है वो एकदम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन देखिए जो हाईलाइटेड चीज है उसको गौर करें ना, कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दीज साइंस कैन अकर इन चिल्ड्रन विदाउट ASD2 है ना। ये चीजें हमारे उन बच्चों में भी पाई जा सकती हैं जिनको कोई ऑटिज्म नहीं है, तो इसलिए किसी एक चीज की बेसिस पे हम नहीं डायग्नोज करेंगे ना। फिर अर्ली वार्निंग साइंस फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो क्या है कि नो टर्न टू मदर्स वॉइस, कि माँ की आवाज आई फिर बच्चे ने मुड़ के नहीं देखा, और ज्यादातर बच्चे फौरन जो है वो टर्न करके देखते हैं ना। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिज ओन नेम, उसका हम नाम ले रहे हैं मगर वो मुड़ के नहीं देख रहा। नॉट लुक पीपल इन द आई, वही आई कॉन्टेक्ट उसका नहीं है। हैव नो बेबलिंग, बेबलिंग क्या चीज है? बेबलिंग ये है कि जो बच्चे कोई ना कोई आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं बिफोर 1 ईयर ही, है ना। 8 मंथ्स 9 मंथ्स पे जो है बच्चे कुछ ना कुछ आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, और जो आवाजें निकालते हैं उसको बेबलिंग कहते हैं। और अम्मी कहती हैं कि भाई ये तो मामा कह रही हैं, और अब्बा कहते हैं कि वो तो बाबा कह रहे हैं, हालांकि उसकी वो कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं होते। तो अगर 1 ईयर हो, अगर बेबलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, कोई पॉइंटिंग भी किसी चीज पर वो पॉइंट करके इशारा करके भी नहीं बात कर रहा है, कोई स्माइल है ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई सोशल क्यूज नहीं है, तो फिर हमें जो है वी मस्ट बी अलर्ट। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि द बेबीज who do not have autism they may have all these signs, है ना। तो हमें जो है ये नोट तो करना है, लेकिन हमें फिर किसी से जाके मशवरा करना है। फिर जैसे कि 2 इयर्स में हमें अलर्ट होना है कि 2 इयर्स तक क्या क्या बच्चे को आना चाहिए। द साइंस ऑफ ऑटिज्म आर मोर नोटिसेबल इन अ चाइल्ड सेकेंड ईयर, while other children are forming their first words and pointing to things। ये जो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं दूसरे बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं, ये थोड़े से डिटैच हो जाते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं। कोई सिंगल वर्ड बाबा मामा भी अगर 16 मंथ तक बच्चे के मुंह से नहीं निकला है, कोई प्रिटेंड गेम वो नहीं खेल रहा है। प्रिटेंड गेम क्या, ये जैसे बच्चे कोई भी चीज उठा के जो है यूं उठा के जो फोन करने में हेलो हेलो कर रहे हैं, या बच्चियां जो हैं वो कुछ घर घर खेलती हैं, या ये डिफरेंट जो भी वो प्रिटेंड गेम्स होते हैं, तो अगर वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, और अगर 2 साल का हो गया 2 वर्ड्स के भी सेंटेंस नहीं बोल रहा है, या एक दफा उसने सीख लिया था फिर अचानक उसकी स्पीच लॉस हो गई है ना, फिर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं कुछ पॉइंट करके बता रही हूँ वो देखो वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट होंगी है ना। फिर कुछ और साइंस भी हैं कि ऑटिज्म के बच्चों में, अब देखिए ये सारी चीजें और बच्चों में भी होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और बच्चों में भी होते हैं। इन बच्चों में ये है कि थोड़े से ज्यादा चूजी होते हैं। नॉन ऑटिस्टिक बच्चे भी बाद में बहुत चूजी होते हैं, उनको भी तरह तरह के बहुत इश्यूज होते हैं कि ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, हालांकि वो ऑटिज्म नहीं होते हैं, है ना। तो इन बच्चों में भी जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर कई एक चीजें मिल जाती है ना, फिर हम कहते हैं कि भाई ये ऑटिज्म हो सकता है। इनको कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कभी स्लीप का प्रॉब्लम, देखिए ये सारी चीजें भी डाइट रिलेटेड भी बहुत है। फिर हमारा क्या वे ऑफ स्टाइल है रहने का, है ना, कि हम खुद तो रात देर देर तक नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि कई मदर्स की जिनकी मैंने काउंसलिंग की उनके बच्चों की स्लीप जो है वो सही हो गई, वो ऑटिस्टिक नहीं थे, और इवन अगर ऑटिस्टिक थे तो भी उनकी स्लीप बेहतर हो गई। फिर चिल्ड्रन में है पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ द लार्ज मसल्स, है ना। एक तो ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है, तो बाज़ दफा बच्चे जो है वो जैसे लिखना कुछ पकड़ना जो है उनके लिए मुश्किल होता है, और बाज़ बच्चों के लिए ग्रॉस मोटर यानी कि जो है वो स्विंग्स पे नहीं चढ़ेंगे, पार्क में जाएंगे, ऊपर किसी झूले पे नहीं चढ़ेंगे, इस तरह के काम नहीं करेंगे, है ना। सीढ़ी पे चढ़ने से थोड़े से वो होते हैं, तो ये चीजें फिर बाज़ दफा उनको जो है ना फिट्स होते हैं, है ना। फिट्स का मतलब जैसे कि उनको झटके पड़ रहे होते हैं, तो झटके की भी बहुत ही सीजर जो होते हैं, सीजर उनकी बहुत सारी दायरे की किस्में होती हैं, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, वो हमें रूल आउट करने होते हैं कि क्या वजह है। फिर स्पीच प्रॉब्लम जैसे हमने पहले ही बताया कि रेगुलर चेकअप में जैसे हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं उसी में पता चल जाता है, अच्छा बच्चा इतना बड़ा हो गया अभी तक बोलना नहीं सीखा, तो फौरन जो है यू मस्ट बी कॉन्शियस, है ना। इसमें हमें पहले हियरिंग का टेस्ट, पैरा टेस्ट कराते हैं,
फिर पुअर सोशल स्किल्स होती हैं, है ना, यानी कि वो जो पहले बात की कि जो है वो दूसरों से जो है वो मिलने जुलने में, दोस्त बनाने में, ये सारी चीजों में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो बाज़ दफा नॉर्मल बच्चों में भी होता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो नॉर्मल तो सारे ही होते हैं, क्योंकि ये ऑटिज्म की एक डिफरेंट एबिलिटीज वाली बात होती है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है, इनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती है ना। तो इसमें जो है इनको थोड़ा सा ट्रबल होता है, और जो नॉन ऑटिस्टिक वो भी बात है, इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड, आपने नाम सुने ही होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हमको नोट करनी है और फिर हमको जाके जो है डिस्कस करना है ना। और फिर जैसे आपको बताया कि कोई मेडिकल टेस्ट तो है नहीं, तो फिर हम जो है वो डिटेल एवोल्यूशन करवाएंगे, जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, साइकोलॉजिस्ट है, और अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो कम होते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते, उनसे अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है। तो हम डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कि उनको हम मास्टर ट्रेनर बनाएं, ताकि वो उनको भी थोड़ा सा ये इख्तियार हासिल हो जाए कि वो भी डायग्नोसिस कर सकें, है ना, ताकि हमारा इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए। और ये भी याद रखें कि अगर इवन डायग्नोसिस ऑटिज्म की नहीं हुई है, अगर बच्चे में कोई भी लैकिंग है, उसका हम मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे फौरन। फिर एक वर्ड आपने सुना होगा, एस्पर्जर सिंड्रोम। ये भी इसकी एक वेरिएंट है, जिसमें बच्चे में कोई इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट नहीं होता, ज़हनी तौर पे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस वो थोड़े से डिफरेंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत अक्सर जो है ना कामयाब बहुत होते हैं। अब हम मैनेजमेंट में बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस पे बात करती, अगर मैं टाइफाइड पे बात करती, तो मैं लिखती ट्रीटमेंट प्लस मैनेजमेंट, दोनों चीजें, लेकिन यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में बिहेवियर के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे साथ नादिया है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये बिहेवियर के प्रोग्राम्स भी करेंगी, बिहेवियर थेरेपी पे ही बात करेंगी। फिर एजुकेशन, यानी कि जो है बच्चे की जो है वो किस तरह से उसको लर्निंग की तरफ हम ले जाएं, फिर अगर उसको किसी मेडिसिन की जरूरत है तो कौन सी मेडिसिन हम यूज करें ना, ये भी डॉक्टर का ही काम है, डॉक्टर का, पीडियाट्रिशियन का, या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन उसके लिए अगर सजेस्ट करना है तो। और ये बिहेवियर प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, इसमें हम अभी नहीं जाते, क्योंकि इसमें हम फिर पूरा प्रोग्राम करेंगे, है ना, ये मैनेजमेंट में ही आता है और ये इंटरवेंशन में आता है। इसमें टीच प्रोग्राम भी है जो नादिया जानती हैं, ABA है, फिर फ्लोर टाइम प्रोग्राम है, बहुत सारी चीजें नेट पे मौजूद हैं जिन्हें वो खुद भी सीख सकते हैं और खुद भी उसका हिस्सा बन सकते हैं ना। फिर एकेडमिक्स, यानी कि उनको स्कूल का हिस्सा बनाना, उनको इंक्लूड करना जब भी वो इस चीज के लिए रेडी हों, है ना, कि वो पॉटी ट्रेन हो गए हैं, बास स्कूल तो खैर पॉटी ट्रेन होना भी जरूरी नहीं समझते, अगर वो कमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ चीजें अगर हैं तो उनको स्कूल का जो है हिस्सा बनाना, है ना, ये सारी चीजें सारी डिटेल हैं। फिर मेडिसिन, जैसे आपको बताया कि मेडिसिन भी ये ज़ाहिर है आम लोगों का काम नहीं है, ये जो भी प्रोफेशनल्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे को मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, या कितनी डोज में है। फिर सेंसरी प्रोसेसिंग, जैसे आपको पता है कि सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं, जैसे इस वक्त अभी हम सब बैठे हैं और जितनी भी लाइट हम पर पड़ रही है, अगर इससे कम ज्यादा होगी तो खुद ब खुद हम उसको एडजस्ट कर लेंगे ना, हम उससे कुछ अनईजी नहीं होंगे। इसी तरह जो भी हमारा टेस्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट कोई टेस्ट होगा तो उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। टच की भी, अगर हमने बुक को हाथ लगाया तो बुक का जो टेक्सचर है वो हम फील कर सकते हैं ना, जो भी 5 सेंसेस हैं। सेंसरी इश्यूज का मतलब है कि जो 5 सेंसेस हैं उसमें उनके थोड़े से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्मेल उनको बात अजीब अजीब आ रही होती है, तो उसको भी एड्रेस करना होता है और उसको भी जो है वो रीडायरेक्ट करना होता है ना। अभी हमने पिछले दिनों स्ट्रीमिंग बिहेवियर और हाउ टू रीडायरेक्ट पे भी बहुत अच्छा सेशन हमारा हुआ था। फिर अब बहुत एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को जो है ना स्क्रीन से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि स्क्रीन भी एक, जब हम रीजंस पे बात करते हैं, हम कॉजेस पे बात करते हैं, तो स्क्रीन जो है बहुत बड़ा एक रीजन भी है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम कम से कम, लेकिन आजकल मजबूरी है कि कोरोना के दौर में है, हम बहुत सी हमें टेलीथेरेपी ही करवानी पड़ती है ना। फिर ये डाइट पे जैसे मैंने आपको बात की कि नॉन ऑटिस्टिक बच्चों के भी डाइट के प्रॉब्लम होते हैं, उनको भी माएँ कितनी मुसीबतों से खिलाती हैं। इनके भी बाज़ ऐसा होता है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। आजकल भी हमारे पास एक बच्चा है जिसका भी इस पे रिसर्च हो रही है, उसकी बहुत ही
ऊंचे किस्म के टेस्ट कराए गए हैं क्रोमोसोमल किस्म के, जिसमें ये पता चले कि इसको ऑटिज्म पहले हुआ कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी पहले हुई। तो अभी उसको हमने सिलियक भी लेबल किया हुआ और ऑटिज्म भी। हो सकता है उनकी मदर हो इसमें मौजूद, अगर वो होंगी तो उनसे भी हम कुछ इनपुट ले लेंगे। फिर स्कूल में जैसे आपको बताया कि इंक्लूजन की बात है, तो हमें अगर हमारा बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है तो लिविंग विद ऑटिज्म, यानी इसको हमें अपने एक पॉजिटिव हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कि फर्ज करें इस पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक बच्चा एपिलेप्सी का आया, यानी कि उसको झटके पड़ते थे, तो उसकी मदर ने कहा कि इतने दिन तक तो मैंने दवाई दी थी, फिर मैंने बंद कर दी। मैंने कहा कि देखो, जैसे कि इस वक्त फर्ज करें कि मेरी अगर नजर थोड़ी कमजोर है और अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत होगी मैं क्या करूंगी, ये मैंने चश्मा लगा लिया, तो ये इसके बगैर बाज लोग नहीं चल सकते बगैर चश्मे के। इसी तरह से हियरिंग एड लगा लिया, तो लिविंग विद दैट प्रॉब्लम। तो अगर ऑटिस्टिक है तो लिविंग विद ऑटिज्म, तो अगर कोई दवा पूरी उम्र भी खानी है और उसकी वजह से अगर बच्चा ठीक है तो फिर व्हाई नॉट, है ना। तो ये हमें जहन में रखना है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा है हमारे घर में या हमारे जानने वालों में, तो हमको जो है उसके लिए वेलकमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हम, क्योंकि हमारे कल्चर में ये बहुत हर चीज अजीब सी बन जाती है, तो कोई भी चीज जो है वो अजीब नहीं है, क्योंकि नॉन ऑटिस्टिक भी जो है वो हर शख्स अलग है, हर एडल्ट भी अलग है, इसी तरह हर बच्चा भी अलग है ना, तो हर बच्चे को अलग तरह से ही एड्रेस करना चाहिए। तो अर्ली स्क्रीनिंग पे हम बात कर चुके हैं कि 18 मंथ्स, 24 मंथ और उसके बाद जो है वो एज नीडेड, है ना। अब स्क्रीनिंग टूल्स आपके लिए देखें, ये मैं आपके लिए पूरी गाइडेंस है। आप ऐसा करें कि ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर की वेबसाइट है, उस पर चले जाएं और लिखा होगा स्क्रीनिंग टूल्स, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो आपसे पूछेगा कि ये टॉडलर्स का करना है कि बड़े बच्चों का या एडल्ट्स का। तो क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं कि जितने जल्दी, जो मेरी स्क्रीनिंग है वो 1.5 to 3.5 और ASD, तो उसके लिए जो है MCHR, है ना, ये है मेन। 1.5 to 3.5 के बच्चों को जो है हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और जितने भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे का खुद आप स्क्रीन कर लें। फिर बड़े बच्चों के लिए कास्ट का है 3 to 11, बल्कि ये 3 क्या, मैं तो 4 to 11 यूज करती हूँ। तो ये पॉसिबल साइंस ऑफ ऑटिज्म हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर ये 10 साइंस लिखे और 10 में से अगर 5-6 आ गए हैं, या इनमें 10 में से भी बाद लोग 7 को फोकस करते हैं, कहते हैं 5 out of 7 है, तो इट मीन्स के बच्चे को जो है वो बच्चा ऑटिस्टिक है। डिटेल असेसमेंट तो हम बाद में करवाएंगे, लेकिन उसका हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर देंगे ना। तो पॉसिबल साइंस ऑफ ऑटिज्म एट एनी एज, ये सारी चीजें जो हम आपसे बात कर चुके हैं, ये किसी भी एज में अगर पहले हमने नहीं डायग्नोस किया, बाद में हमने देखा कि चीजें हैं, तो हम फौरन क्या करेंगे कि फौरन सोचेंगे कि ये भाई ऑटिज्म है और हम इसकी असेसमेंट करवाएं, फौरन जो है इसका कोई ना कोई मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें ना। तो स्क्रीनिंग टूल्स आपको बताया ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स पे टॉडलर्स के लिए MCHR, ये किसका शॉर्ट है, ये डायना का बनाया हुआ है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, ये करेंगे 3 to 11 ईयर्स जो है वो बड़े बच्चों का है। आपको बताया कि जैसे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, सिर्फ हमको चाइल्ड बिहेवियर डेवलपमेंट को देखना है, डिटेल हिस्ट्री लेनी है। और डिटेल हिस्ट्री में देखिए, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए अगर कोई है, तो मैं थोड़ा सा इसका टिप्स बता रही हूँ कि GDD ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का क्या मतलब है कि बच्चे ने वक्त बैठना नहीं सीखा, या हेड होल्डिंग नहीं की, या चलना नहीं सीखा, या बोलना नहीं सीखा। फिर सोशल कम्युनिकेशन डिले जो आपको बताया कि बच्चे का दूसरे से ताल्लुक नहीं है, उसमें डिले अगर आ रहा है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले कि जितनी उम्र पे उसको जो उसकी समझ होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो वी मस्ट बी कॉन्शियस। जब तक ये डिटेल हिस्ट्री नहीं लेंगे ये पता नहीं चलेगा। उसके बाद ASD, यानी ये 4 हैं, GDD, SCD, IDD, ASD। ठीक है, इसमें हमें डिटेल एंटीनेटल हिस्ट्री लेनी है, नेटल हिस्ट्री के डिलीवरी कहाँ हुई, कैसे हुई, डिलीवरी के बाद बच्चे को क्या क्या हुआ, क्या खाता पीता है, कितनी दफा दूध पीता है, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं। इवन मेरे पास ऐसे बच्चे आए जो पोस्ट पोलियो पैरालिसिस के हैं, उसको ऑटिज्म लिख के हैं
कि वो चल नहीं रहा, और जाहिर है कि उसके फिर बिहेवियर के इश्यूज भी होते हैं, बच्चे को निग्लेक्ट हो रहा है, तो उसको ऑटिज्म बना के लेकर आ गए हैं। तो हम फिर वैक्सीनेशन की भी हिस्ट्री लेते हैं। अब लैब टेस्ट में जो है वो जाहिर है कि अकॉर्डिंगली जैसी बच्चे की जरूरत है, उसको खून की कमी तो नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, फिर हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, एंडोक्राइन्स की कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, ईईजी बाज़ दफा करानी पड़ती है, बाज़ दफा एमआरआई करानी पड़ती है अगर एब्गार स्कोर कम होता है। तो ये हर बच्चे में जो है अलग ब्लड टेस्ट होते हैं। तो अब हमें किस चीज पे फोकस करना है कि डेवलपमेंटल सर्विलेंस वो डिटेल हिस्ट्री है, फिर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, और एएसडी स्क्रीनिंग जो मैं आपको बताऊंगी, और कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ये हमारा टॉपिक नहीं है ना। ये हम आपसे पहले से बात कर चुके हैं कि कब करना है, यानी ये 3 वक्त में तो करना ही है, लेकिन रेगुलर चेकअप के लिए जरूर ले जाना है। ये नहीं कि अगर हमने 9 मंथ्स में नहीं कराया तो हम जाए नहीं, अगर वो मिस हो गया तो हम बाद में चले जाएं, बल्कि उससे पहले भी चले जाएं, क्योंकि मैंने तो 0 to 1.5 अलग में स्क्रीनिंग करती हूँ, और फिर 1.5 to 3.5 अलग करती हूँ। तो ये 3 में हम डिवाइड करेंगे। वेल बेबी क्लिनिक्स रेगुलर जो चेकअप्स होते हैं वो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है, और एएसडी स्क्रीनिंग है ना, ये लिख लें। ग्रोथ क्या चीज है? ग्रोथ है बच्चे की वेट और हाइट। वेट और हाइट के साथ साथ बार दफा सर्कमफ्रेंस पूरा लिया जाता है ना बच्चे का, हेड का सर्कमफ्रेंस, तो वो ग्रोथ मॉनिटरिंग में आता है। फिर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो जैसे आपको बताया कि उसकी जो है हेड होल्डिंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सारी चीजें, और फिर एएसडी। देखिए इस तरह के ग्रोथ चार्ट्स आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएंगे, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं, या अगर आप लोग अपना एक रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर रन कर रहे हैं हार्शली, तो आप लोग खुद भी ये अपने बच्चों की ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ये बहुत ही ईजी है, ये सिंपलेस्ट है जो हम अपने जेडएमटी में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एज देखनी है बच्चे की और वेट देखना है, और उसके हिसाब से हमें लेबल करना है कि ये रेड में है, कहीं बहुत ज्यादा इसको मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत मेल न्यूट्रिशन के बच्चे मिलते हैं। मेल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? कि ग़िज़ा की इंतहाई कमी। तो क्योंकि उनके मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, और फिर येलो साइन ये होता है कि वो बीच में है, हो सकता है कि ग्रीन में चला जाए, यानी कि वो अच्छा हेल्दी बच्चा बन जाए, या रेड में चला जाए, तो ये हम मॉनिटरिंग जो है मुस्तकिल करते हैं। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ग्रोथ है ना, यानी ग्रोथ हमने पहले बात की है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ये 3 मंथ से स्टार्ट हो गए। 3 मंथ में बच्चा क्या क्या कर सकता है, 6 मंथ में क्या कर सकता है, 1 ईयर में क्या कर सकता है, 2 ईयर में क्या कर सकता है, 3 इयर्स में, इसी तरह 4 इयर्स में। तो हम जो है अभी तक इसको जो कर रहे हैं वो 3 इयर्स तक कर रहे हैं, 3.5 तक, बस उससे इससे बड़े बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे। और इसका जो है खुद हमने ट्रांसलेशन इसका करवाया है, और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन मौजूद है, और हम हाशली से इसको शेयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और आप में से कोई भी इसको हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट कर ले, है ना। बहुत ही सिंपल है, और इसमें सिर्फ टिक मार्क करना होता है कि भाई बच्चा ये कर सकता है, उसको हमने टिक मार्क कर दिया। तो अगर जो है ज्यादा टिक मार्क नजर नहीं आ रहे, यानी कि नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पे हमको पीडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्क्रीनिंग टूल जो है वेल बेबी क्लिनिक में अब एएसडी का आ गया, mChat-R। ये मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ करती हूँ, क्योंकि अभी हमने अच्छा टाइम पे मैनेज कर लिया, और हमारे पास इस वक्त 6:17 हुए हैं। तो अभी मैं 10 मैं ख्याल 5 मिनट इस पे दूंगी, तो ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। फिर हम आपके क्वेश्चन ले लेते हैं ना। हाउ टू फिल आउट द क्वेश्चनर। एक तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो तो इजीली जो है ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर पे जाएं और इसको फिल करेंगे, तो खुद ब खुद स्कोरिंग बता देगा ना। वरना जैसे हम ऐसे एरियाज जहाँ लोग खुद नहीं कर सकते, हमने इसकी हार्ड कॉपी पूरी प्रिंट आउट निकाल लिया है, और हमारी नर्स जो है इसको पूरा फिल करती है ना। यस और नो में इसका जवाब होता है। पहला क्वेश्चन है, इफ यू पॉइंट एट समथिंग अक्रॉस द रूम डज योर चाइल्ड लुक एट इट। यानी अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करके बताती हैं कि ये चीज तो क्या आपका बच्चा देखता है, यस और नो को आपको जो है वो टिक मार्क करना है। दूसरा है, हैव यू एवर वंडर्ड इफ योर चाइल्ड माइट बी डेफ। कभी आपको ये तो नहीं डर लगा कि आपका बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है, बहरा तो नहीं है। डज योर चाइल्ड प्ले प्रिटेंड और मेक बिलीव गेम, जो अभी पहले आपसे जिक्र किया
ये फोन, किसी भी चीज को पकड़ के फोन बना लिया, या पुलिस बन गए, पुलिसमैन बन गए, या बच्चियां माँ बन गई या टीचर बन गई या सबको बिठा के वो पढ़ा रही हैं, तो इस तरह की कोई चीज करता है कि नहीं। फिर डज योर चाइल्ड लाइक क्लाइंबिंग ऑन थिंग, जैसे भी आपको बताया ग्रॉस मोटर इसमें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज इसमें बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। डज योर चाइल्ड मेक अनयूजुअल फिंगर मूवमेंट्स, यानी कुछ अजीब अजीब वो मूवमेंट्स तो नहीं करता अपनी आंखों के सामने लाकर, है तो ये ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डज योर चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू आस्क फॉर समथिंग और टू गेट हेल्प, उसको अगर कोई चीज चाहिए होती है तो कहे कि मामा मुझे ये चाहिए, यानी पॉइंट आउट करके कहे, अपने फिंगर से उस तरह इशारा करे कि मुझे ये चाहिए, तो ये हमको यस और नो में जवाब चाहिए होता है। फिर डज योर चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई चीज उसको बहुत अच्छी लग रही है, वो खुद उंगली से इशारा करके क्या कहता है ना, जैसे कोई उसने हवाई जहाज उड़ता देखा, एरोप्लेन देखा स्काई पे, या कोई बाहर गाड़ी जा रही है, या कोई कुत्ता जा रहा है, डॉगी जा रहा है, या कोई कैट जा रही है, और उसने जो है दिखाने की कोशिश की, ऐसा करता है। इफ योर चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों में उसकी दिलचस्पी है कि नहीं है ना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, यही कि उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। But does your child show you the things by bringing them to you, यानी कोई चीज उठा के आपके पास लाता है दिखाने के लिए, सिर्फ हेल्प लेने के लिए नहीं बल्कि आपको इन्वॉल्व करने के लिए ना। But does your child respond when you call his or her name, आप उसके नाम से पुकारती हैं, अम्मा इधर आओ, तो क्या वो आता है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर व्हेन यू स्माइल, अगर आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते क्या वो आपकी तरफ स्माइल बैक करता है ना। फिर डज योर चाइल्ड गेट अपसेट बाय एवरीडे नॉइजेस, जैसे आपने वैक्यूम चलाया, आपने जो है अपना ग्राइंडर चलाया, तो क्या उससे अपसेट हो जाता है। ये भी हम कल्चर वाइज देखते हैं असल में, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसे घराने हैं जो एक कमरे में पूरा की पूरी फैमिली होती है, उनके चारों तरफ शोर ही शोर होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हमें तो अपने हिसाब से देखना है ना। तो अगर कोई ऐसी चीज है कि जो अनयूजुअल के लिए कोई नॉइजेस हैं जिससे अपसेट हो जाता है, तो वो हमें नोट करनी है। डज योर चाइल्ड वॉक, क्या वो चल सकता है। डज योर चाइल्ड लुक यू इन द आई, वही आई कांटेक्ट वाली बात, जब आप उसके कपड़े बदलाती हैं, कुछ करती हैं उसके साथ, तो क्या वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है। फिर डज योर चाइल्ड ट्राई टू कॉपी, जो आप करती हैं क्या वो भी करता है, अगर आपने बाय बाय टाटा किया तो क्या वो भी करता है। फिर उसके बाद जो है 16 क्वेश्चन कि इफ यू टर्न योर हेड टू लुक एट समथिंग, अगर आपने मुड़ के कोई चीज देखी तो क्या वो भी आपके साथ देखता है कि मामा क्या देख रही हैं। डज योर चाइल्ड ट्राई टू गेट यू टू वॉच हिम और हर, क्या वो इस चीज की कोशिश करता है कि आप क्या देख रही हैं, आपकी किस चीज में। डज योर चाइल्ड ट्राई टू गेट यू टू वॉच हिम, यानी कि वो अटेंशन गेन करना चाहता है, प्रेस चाहता है ना। और तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये डज योर चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हेन यू टेल हिम और हर टू सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट पॉइंट कैन योर चाइल्ड अंडरस्टैंड ना, जैसे आप सिंपल कहें कि ये बुक टेबल पे रख दो, तो क्या वो उसको फॉलो करता है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी जो सेंटेंस है, क्या वो उसको फॉलो करता है, वो करता है कि नहीं। फिर डज योर चाइल्ड लाइक मूवमेंट एक्टिविटीज, यानी हिलना जुलना उसको पसंद है, यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है, या कुछ और स्विंग कर रहा है, तो ये चीजें उसको पसंद है कि नहीं। तो ये देखिए 20 क्वेश्चन, और इसमें आपने देखा होगा 3 को जो है मैंने उसको रेड से किया है, बाकी सब अगर नो होंगे तो उनकी स्कोरिंग बनेगी, और जो रेड से है उनकी अगर यस होगी तो स्कोरिंग होगी। ये हम अपनी नर्सेस को, हेल्थ वर्कर्स को सिखा देते हैं, और हम जो है वो मदर्स को भी सिखा देते हैं ना। तो अब इसकी स्कोरिंग हम कैसे करते हैं कि अगर 0 to 2 है तो माइल्ड रिस्क है, फिर हमने उसको 2-3 महीने के बाद दोबारा बुला लिया, दोबारा उसकी स्कोरिंग कर ली, मे भी जो है उसकी स्कोरिंग बढ़ जाए, और मे भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। 3 to 7 मॉडरेट रिस्क है, तो फिर यू मस्ट बी कॉन्शियस। 8 to 20 है तो सीवियर रिस्क है, तो हमें ज़्यादा डायग्नोसिस की करनी होगी। तो ये चिल्ड्रन फ्यूचर फ्यूचर है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर करें। आई थिंक जितना क्विकली मैं जा सकती थी, और कोशिश तो मैंने यही की है कि सिंपल वे में आप तक बात पहुंच जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं। जी जी हाशमी।
Now it is